हेलो दोस्तों, बाबू आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया एज ए पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा घर होता है जिससे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में किया था, 1880 में, ठीक है ना। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने के बाद उसका जो थ्योरी था, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में कौन सा काम करती है, तो उस सिद्धांत को कि पावर हाउस है, एटीपी बनाती है, ग्लाइकोलिसिस, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के बाद का जो क्रेब्स साइकिल चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम चलता है, तो ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। और एटीपी के रूप में जो ऊर्जा करेंसी बनती है कोशिका के अंदर, या हाई एनर्जी कंपाउंड बनता है, तो ये सब का सिद्धांत जो दिया था 1890 में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। लेकिन अल्टमान ने क्या किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था, बल्कि क्या कहा था, बायोप्लास्ट बोला था। उसी बायोप्लास्ट को 1897 में सी बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे। तो जो सी बेंडा जी थे, उन्होंने क्या किया था कि 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज हुई थी 1880 में, ठीक है ना, कोलिकर ने किया था। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जो सिद्धांत था वो दिया गया था 1890 में अल्टमान जी के द्वारा। और उसके बाद नाम रखा था माइटोकॉन्ड्रिया का, इन्होंने क्या रखा था, बायोप्लास्ट। तो कभी कभी ऐसे पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान जी ने। उसके बाद 1897 एक सत्र है, इस सन में इन्होंने क्या किया था, जो सी बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है। तो पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम से पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो बायोप्लास्ट नाम से जाना जाता था। बाद में सन 1897 में सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसके अंदर जो हम लोग खाना खाते हैं वह अलग अलग रूपों में पहुंचता है। वहां पे जब पहुंचता है तो वहां पे उसका रेस्पिरेशन के माध्यम से ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल लेयर होती है। बाहर वाली लेयर को आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो क्रिस्टी निकला होता है, फिंगर लाइक जैसे देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ है, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसके ऊपर होल्डर जैसी संरचना, यानी बल्ब जैसी संरचना होती है, इस तरह की संरचना होती है, जिसको कहा जाता है F1 पार्टिकल्स। जो F1 पार्टिकल्स होता है, ये देखिए F1 पार्टिकल्स है। उसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया में जीनोम पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है बाबू? डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। इसी में राइबोसोम पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके अंदर डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, और यानी इसका मतलब कि यह स्वयं प्रोटीन सिंथेसिस भी करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन की सिंथेसिस भी कर लेती है, और इसके अंदर क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और ऊर्जा किस रूप में बनती है बाबू? एटीपी के रूप में बनती है, जिसका पूरा नाम है एडिनोसिन, ठीक है ना, ट्राईफॉस्फेट, ठीक है ना। क्या नाम है बाबू? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट नाम है एटीपी का, जिसे हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। हाई एनर्जी कंपाउंड कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी ऊर्जा गृह कहा जाता है, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट के रूप में, जिसको ऊर्जा करेंसी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा करेंसी कौन है? एटीपी है, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। इसी को हाई एनर्जी कंपाउंड भी कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें डबल लेयर होती है और ये ऊर्जा का निर्माण करती है। उसके बाद बाबू दूसरा जो हम लोगों के सिलेबस में जो अंग दिया हुआ है वो प्लास्टिड दिया हुआ है, ठीक है ना। जो प्लास्टिड दिया हुआ है, ये समझिएगा, प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहते हैं। ये जो लवक होता है ये दो तरह के होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। तो जो क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है ना, ये रंगीन होता है, और ये क्या होता है? बिल्कुल सादा होता है। सादा भी कह सकते हैं, सफेद भी कह सकते हैं, रंगहीन भी कह सकते हैं, इसको अवर्णी भी कह सकते हैं।
अवर्णी कह सकते हैं। अवर्णी मतलब बिना रंग का, रंगहीन होता है, सफेद होता है या सादा होता है। अब समझिएगा बाबू कि इसमें क्या होता है कि फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है, प्रोटीन का, और ये कह सकते हैं कि वसा का, वसा मतलब लिपिड्स का, फैट्स का स्टोरेज होता है ल्यूकोप्लास्ट में। लेकिन ध्यान देना बाबू कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्लास्ट है। इसी प्लास्ट में आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये कोशिका के प्लांट की कोशिका में एक मुख्य भूमिका निभाता है। नाम सुना होगा फोटोसिंथेसिस का। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका थोड़ा सा ऐसे जल्दी में डायग्राम समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें डबल लेयर होती है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है बाबू, डबल लेयर होती है। इस क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से सिक्का जैसा पतला पतला इस तरह से क्वाइन लाइक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से एक संरचना पाई जाती है जिसको आप कहते हैं ग्रेनम। मान के चलिए कि ये लैमेली है, बीच में जुड़ी हुई है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डीएनए भी पाया जाता है और इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस अपनी बॉडी में कर लेती है, क्लोरोप्लास्ट भी उसी तरह से अपने अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है हिंदी में हरित लवक, इसी को हरित लवक कहता है, ठीक है बाबू ना। तो ये हो गया हरित लवक। अब ये समझिएगा कि हरित लवक में क्या होता है कि हाई जो दिख रहा है आपको खाली खाली जगहियां, एक एक कहल जाला स्ट्रोमा, ठीक है ना। और हाई जो गोल गोल दिख रहा है इसको कहते हैं राइबोसोम। क्या कहते हैं बाबू, राइबोसोम कहते हैं। हाई जो किनारे वाली लेयर है बाहर वाली, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बाबू, आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर वाला जो होता है इसी को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। और उसके बाद ये क्या हो गया बाबू, जीनोम, इसी को कहते हैं डीएनए, ठीक है। और अब होता क्या है कि ये समझिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्वाइन लाइक, इसी को कहते हैं ग्रेनम, ठीक है ना, ग्रेनम कहा जाता है। और जब फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो पौधे में खाना बनता है। तो अब देखिएगा फोटोसिंथेसिस जो होती है दिन के समय होती है, पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और ये समझिएगा कि ये है जो सिक्का जैसा दिख रहा है ग्रेनम, इसमें होता है फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा होता है इसमें होता है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। तो जो डार्क रिएक्शन होता है इसको हम कहते हैं कि इसको लाइट की जरूरत नहीं होती, इसमें लाइट की जरूरत नहीं होती। और जो ग्रेनम होता है इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो जो ग्रेनम होता है इसमें लाइट की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्ट्रोमा होता है उसमें जो रिएक्शन होता है उसमें डार्क रिएक्शन होता है, उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये स्ट्रोमा जो होता है ये प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन होता है इसमें। ये जो क्लोरोप्लास्ट आपको दिख रहा है इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल लेयर होती है, इसमें ग्रेनम होता है, इसमें स्ट्रोमा होता है, इसमें डीएनए भी होता है, इसमें राइबोसोम भी होता है। तो ये अपना प्रोटीन सिंथेसिस अपने आप भी कर लेता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है जिसके लिए प्रकाश जरूरी होता है वो होता है ग्रेनम में, और जिसके लिए जो डार्क रिएक्शन होता है वो होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में जो होता है उसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद है बाबू, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद एक समझिएगा कोशिकांग है जिसको हम कहते हैं कि ये है आपके शरीर प्लांट में पाया जाने वाला वैक्यूल्स, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए, मान लीजिए कि ये प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल में एक केंद्रक है। केंद्रक के बाद जैसे प्लांट सेल जब आपको हम समझाए थे तो बताए थे कि मान के चलिए कि ये क्या है, वैक्यूल्स, ठीक है ना। ये खाली जगह होता है वैक्यूल्स का, इसमें नॉन लिविंग सबस्टेंस भरे होते हैं। इसकी जो लेयर होती है इसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट, ठीक है ना। ये जो टोनोप्लास्ट होता है इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल भरे होते हैं, इसमें तमाम तरह का मिनरल्स भरा होता है, इसमें कार्बनिक मटेरियल भी भरे होते हैं, और ये पिगमेंट भी इसमें भरा होता है। ये जो वैक्यूल्स होता है ये बड़ा होता है, और ये वैक्यूल्स किस सेल में पाया जाता है,
प्लांट की सेल में पाया जाता है, ठीक ना। जो वैक्यूल्स होता है वह किस सेल में पाया जाता है, प्लांट की सेल में पाया जाता है। इस प्रकार आपका माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, जिसमें एटीपी करेंसी के रूप में बनता है, जो सभी कोशिकांग को ऊर्जा की सप्लाई देता है, जिससे कोशिका के अंदर अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं और नए नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरा आपने पढ़ा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में पाया जाता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें लाइट और डार्क रिएक्शन होता है। जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रेनम में होता है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन भी दिन में होता है, लाइट रिएक्शन भी दिन में होता है, बस अंतर ये है कि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं होता है, वो स्ट्रोमा में होता है, उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। और जो लाइट रिएक्शन होता है इसमें वाटर की हाइड्रोलाइसिस होती है, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन निकलता है। तो लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी होता है, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं होता, जबकि दोनों रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के हिस्से हैं और दोनों कब होते हैं बाबू, दिन के समय होते हैं, ठीक है ना। डार्क और लाइट दोनों रिएक्शन दिन में होता है, अंतर बस इतना है कि लाइट रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी होता है, जबकि डार्क रिएक्शन के लिए लाइट जरूरी नहीं होता है। और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, लाइट रिएक्शन ग्रेनम में होता है, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलती है और जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। जो ग्लूकोज प्लांट में किस में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। तो याद रखिएगा, प्लांट के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर होता है वो किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। और जो एनिमल्स होते हैं, जो हम लोग हैं, तो हम लोगों के शरीर में जो प्लांट मटेरियल स्टोर होता है वह किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे सेल डिवीजन कैसे होता है और कितने प्रकार का सेल डिवीजन होता है, और एक सेल डिवीजन से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी टॉपिक के साथ और इसी कंटेंट के साथ आपसे विदा लेते हैं, और तब तक उम्मीद करते हैं कि बाबू आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और जो पीछे वीडियो दी गई है लगभग चैप्टर समाप्त होने वाला आपका है, तो जितनी वीडियो दी गई है अच्छे से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। किसी तरह की कोई समस्या हो तो बाबू आप कमेंट में करके पूछ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई आराम से ठीक ठाक बढ़िया से चल रही होगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।